ट्रंप कहते थे मैं ना होता तो इजराइल ना होता। जेडी वैंस कह रहे हैं हमने मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम से आपको बचाया है। जो रुकावट लबनान की है ना वो इन सब पे भारी है। लबनान शायद न्यूक्लियर इशू से भी ज्यादा सख्त इशू साबित होगा क्योंकि उसमें इजराइल के अहदाफ हैं। वो कुछ लोगों को हिजबुल्लाह के असैसिनेट करना चाहता है। बरतानिया का वजीर आजम सुना है पीर को इस्तीफा दे रहा है, ये क्या कहानी है? ये अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। 100 एमपीज अपेरेंटली इनके खिलाफ हो गए। आपको लगता है कि अब जेडी वैंस और कालीबॉफ हैंडशेक कर लेंगे या आमने सामने बैठ जाएंगे, फोटो आ जाएगी या भी नहीं? हैंडशेक से मेरा ख्याल है गालिबॉफ साहब इज्तनाब करेंगे। ईरान इसराइल के साथ लड़ना चाहता है तो लड़े, अमेरिका को उससे क्या प्रॉब्लम है? मारे मिसाइल इसराइल पे। क्वाड का मकसद ईरान को भी रिस्ट्रेन करना है। क्वाड को इसराइल के खिलाफ फायरवॉल होना चाहिए। जिस तरह यूके की इकोनॉमी नीचे जा रही है, ये 2-4 प्राइम मिनिस्टर और उड़े तो यूके तो बिल्कुल डिग जाएगा। इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये अपना एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बना रहे हैं। ईरान को भी शामिल करे, इसराइल के खिलाफ इफेक्टिव पॉलिसी बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफिले स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। कालीबॉफ भी स्विट्जरलैंड पहुंच गए, जेडी वैंस भी पहुंच गए, आसिम मुनीर भी पहुंच गए, शहबाज शरीफ भी पहुंच गए, कतरी भी पहुंच गए। तो मेला स्विट्जरलैंड पहुंच गया, गलबात शुरू हो गई। तो बड़ी हिक्स आई, बड़ी रुकावटें आई। इमरान अली साहब, सारी रुकावटें अबूर हो गई हैं या अभी हैं? जी देखिए, जो रुकावट लबनान की है ना वो इन सब पे भारी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जब सर मैं और आप डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि लबनान शायद न्यूक्लियर इशू से भी ज्यादा सख्त इशू साबित होगा क्योंकि उसमें इसराइल के अहदाफ हैं। वो कुछ लोगों को हिजबुल्लाह के असैसिनेट करना चाहता है, लिटानी रिवर से ऊपर कायम रखना चाहता है, वहां से लोगों को निकालना चाहता है। एक गदर मचाया हुआ उसने वहां। और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो 14 नुकात के पॉइंट नंबर 1 में सीज फायर थी, हम्म, लेकिन इसराइल का विड्रॉल नहीं था। तो हम्म, अब वो सीज फायर भी एक दो दिन आगे करके लटका के 32 लोग शहीद कर दिए हैं पिछले 24 घंटे में। तो वो एक प्रॉब्लम है और ये अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अमेरिका इसको थोड़ा चांस देगा, जिससे वो जो हमने यूफोरिया एक कायम किया था कि हम भी जरूरत से ज्यादा ही करते हैं ना कि जी जाके इकट्ठे साइन करेंगे वो डॉक्यूमेंट वगैरह। तो शुक्र है, चलें वो तो साइन हो गई है। वो जिस तरह साइन हुई है वही ठीक तरीका था और उसमें पाकिस्तान की बहुत इज्जत हुई है। इस लिहाज से हमें इज्जत का नहीं, हमें सब्सटेंस का ख्याल करना चाहिए। लेकिन एक इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका उसका नाम है और उस पे थर्ड सिग्नेटरी पाकिस्तान है। तो आई थिंक इससे वो पाकिस्तान का जो एक रोल का था वो इशू रिजॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्लेयर्स आपको मुझसे ज्यादा पता है कि कतर है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस और कुछ फाइनेंसेस और बाकी चीजों के मामले में। तो अब देखते हैं कि अब जो फर्स्ट राउंड टेक्निकल इश्यूज का स्टार्ट होना है। आपने फरमाया अभी कि लोग पहुंच गए हैं सारे। तो अगर लोग पहुंच गए तो इसका मतलब है वो जो फंक्शन था वो अब टेक्निकल इश्यूज के स्टार्ट पे चला जाएगा। तो एक पॉम्प एंड स्प्लेंडर भी हो जाएगा। डेलीगेशन भी 3-3 दिन से पहुंचे हुए हैं। आपकी सहाफी बरादरी के लोग इंटरलाकन ईस्ट और इंटरलाकन वेस्ट में खाने खा रहे हैं। तो ठीक है सर। आपको लगता है कि अब जेडी वैंस और कालीबॉफ हैंडशेक कर लेंगे या आमने सामने बैठ जाएंगे, फोटो आ जाएगी या भी नहीं? सर हैंडशेक बहुत मुश्किल है। कहीं बैठ जाएंगे, चारों खड़े हो जाएंगे और हम्म, वहां तालियां बज जाएंगी। बस हम्म, ये मैक्सिमम है सर। हैंडशेक से मेरा ख्याल है गालिबॉफ साहब इज्तनाब करेंगे। और अच्छा। पाकिस्तान की जो जरूरत है ना सर, हमेशा हम कहते हैं पाकिस्तान की क्या जरूरत। पाकिस्तान की जरूरत इन्हीं प्रोटोकॉल्स के लिए है। प्रोटोकॉल साइनिंग, टेम्पलेट, हम्म, ये पाकिस्तान की जरूरत है। फाइनेंसिस के लिए ऑफ कोर्स कतर की जरूरत है। अनलिमिटेड फाइनेंसिस हैं। जो जिन फाइनेंसिस की बात हो रही है वो कतर हम्म। अकेला सब कुछ कर सकता है, किसी और जीसीसी कंट्री की मदद लिए बगैर। तो उसने अब अपना रोल नया बना लिया। पाकिस्तान को कतर के साथ चलना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को बाईपास करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो बात आपकी ठीक है,
लेकिन ईरानियंस का रवैया काफी एरोगेंट है। लेकिन अब वो फिर कह देते हैं आपनाए हुर्मस बंद कर दिए हमने। मतलब वो आपनाए हुर्मस तो वो 1 मिनट में बंद कर देते हैं कोई बात किए बगैर। चिढ़ नहीं जाएगी दुनिया इस बात से उनकी कि यार बातचीत चल रही है, इसराइल अपना उसका इशू देखा जा रहा है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है, पर आप हर 1 मिनट बाद ये ऐलान कर देंगे हमने बंद कर दिया है, तो ये कोई मेच्योर बिहेवियर तो नहीं है। सर, अगर आप शहादतों और अमवात और बुरे हालात को देखें तो तब तो ईरान ठीक कर रहा है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को रुकना नहीं देखना चाहते और इतना इन्वेस्ट हो गया, और गालिबोफ साहब इसीलिए आए हैं, वरना वो आने से इनकार करते थे। वो अब नए हुर्मुज को एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू के तौर पे जैसे कि एक्सपेक्टेड था यूज कर रहे हैं। लेकिन बात ठीक है, एक एक मिनट और एक एक घंटे बाद नहीं होना चाहिए। इसको जरा तहम्मुल से इस हथियार को यूज करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए ये आखिरी हथियार है। ये हथियार बहुत डाढ़ा है, बहुत सख्त है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसके बाद कोई और हथियार नहीं है। ये आखिरी हथियार है। तो जब आखिरी हथियार हो ना आपके पास, तो उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसराइल को भी और अमेरिका को भी ये सिक्योरिटी कॉरिडोर जो पहले इन्होंने हमास में जनरेट किया है, नियर लबनान में कर रहे हैं। जेडी वैंस साहब ने भी कहा है कि यार आप मार मार के तो नहीं जा सकते। आपके पास एक ही दुनिया की पॉलिसी है कि उस आबादी को ही मार दें जहां हमास और हिजबुल्लाह हो। तो ये थोड़ा सा इसराइल और अमेरिका को भी देखना चाहिए। और ईरान को भी, ईरान आ गया है। लेकिन और देखे ना, मेरा ख्याल अमेरिका है अमेरिका ने इसराइल की काफी बेइज्जती कर दी है पब्लिकली, जो भी साहब ने भी बेइज्जती की है, उसके अलावा भी बेइज्जती उनकी की गई है। तो इतनी बेइज्जती अब डिप्लोमेटिकली ऐसे ही होता है कि आप बेइज्जती कर देते हैं, अब और क्या कराना है आपने, अमेरिका से इसराइल पे हमला तो नहीं कराना। सर, रोकना जरूरी है ना। उनको रोकना जरूरी है, उनको रिस्ट्रेन करना जरूरी है। आपकी बात सही है। ये बेइज्जती जो है ना, पहले वाली बेइज्जती की तरह ये एक्सियोस की स्टोरी नहीं है। ये अब जेन्युइन हिलरी क्लिंटन से लेके ट्रंप साहब से लेके और जेडी वैंस ने तो बड़ी क्लैरिटी और तहम्मुल के साथ किया है। वो बहुत एक्साइटेबल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिक टर्म्स में यूज किया है कि बीबी तो चले नहीं कह रहा, बीबी की कैबिनेट को पता होना चाहिए कि ट्रंप लास्ट उनके हेल्प करने वाले हैं, हम्म। और हमने मिसाइल से इसराइल को बचाया है। हम्म। ट्रंप कहते थे मैं ना होता तो इसराइल ना होता। जेडी वैंस कह रहे हैं हमने मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम से आपको बचाया है। कितनी दफा बचाया है। तो ये बात अब स्ट्रेटेजिक सीरियस टोन्स में हो रही है। जो जेडी वैंस हैं वो जोक्स और ट्विटर और वो काम नहीं करते। वो अब अपने आप को एक सीरियस सीनियर कैंडिडेट रूबियो की जगह अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए पोजीशन कर रहे हैं। और जो चीजें पहले उनके दिल में थी अब वो खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन की टाइड काफी हद तक बदल गई है। लेकिन फिर भी वो जो फोन रात को जाना है ट्रंप की तरफ से कि यू विल स्टॉप बॉम्बिंग इसराइल, वो फोन अभी तक नहीं गया। वो फोन अभी तक यू नहीं विल गया। स्टॉप बॉम्बिंग लेबनान, यू विल स्टॉप बॉम्बिंग लेबनान, वो फोन अभी तक नहीं गया। वो फोन जाना जरूरी है। हाँ, लेकिन पब्लिकली वो कह रहे हैं और आपका ख्याल है कि अंदर से नहीं कह रहे। अंदर से रोक नहीं रहे, रोक कह नहीं रहे रहे। हैं। और पब्लिक प्रेशर डिप्लोमेसी का डाल रहे हैं। लेकिन वो जो एक इफेक्टिव अमेरिका का होल्ड है इसराइल के, वो जो वो फोन जो रात को जाना है कि बीबी स्टॉप दिस, नहीं, पर वो अगर फर्ज फोन कर अभी लें तक। अमेरिकन कहते हैं जी हमने उन्हें रोका है, वो अब नहीं रुक रहे, बताएं हम क्या करें, तो ईरानियंस उन्हें क्या कहेंगे? वो कहते हैं जी हमने उन्हें कहा है, इसराइल नहीं रुक रहा, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो नहीं रुक रहा, हमने उसको बहुत कहा है, वी आर नॉट विद हिम, लेकिन वो कर रहा है, अब हम क्या करें? जाओ रोक लो अपनी सर, मर्जी का। ये बात आपकी ठीक है। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि अगर वो फोन रात वाला चला जाए नहीं, मैं तो कह वो रहा रुक हूँ कि जाएगा। स्विट्जरलैंड में अब जब जेडी वैंस और काली हाँ, बॉब बैठेंगे, तो जेडी वैंस अब कहेंगे कि वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू स्टॉप इसराइल बट वी कुड नॉट, तो लेट्स मूव अहेड, तो क्या कहेंगे ईरानियंस? ईरानी कहेंगे कि क्लॉज नंबर 1 था एग्रीमेंट का, हम्म। यही वायलेट हो रहा है, सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। हम्म।
तो फिर एक स्टैंड ऑफ हो सकता है, इसलिए इसराइल को भी रोकना पड़ेगा और ईरान को भी अपना हुर्मुज के साथ हर घंटे के बाद ना खेले, ये अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता। स्विट्जरलैंड से आपको क्या उम्मीद है? लेबनान पे ब्रेकअप हो जाएगा या आगे बात चल जाएगी? आगे बात चलेगी सर, आगे बात चलेगी। द हम्म। वर्ल्ड हैज इन्वेस्टेड टू मच इन दिस सर। अच्छा, दी वर्ल्ड है, आगे बात चलेगी। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलेगी। और आपको लगता है एक फाइनल पीस एग्रीमेंट भी हो जाएगा 60 दिन में या नहीं? अभी इट्स टू अर्ली। सर कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे, और मैं जो तमाम दुनिया कहती है, बड़े बड़े दुनिया के सहाफी, एनालिस्ट, ये न्यूक्लियर पे इशू ब्रेक होगा। न्यूक्लियर पे नहीं होगा सर, हम्म। ये लबनान पे ही खत्म होगा। लबनान इज द थ्रेट। नहीं, पर अमेरिका के पास लबनान का क्या हल है? कि इसराइलीज विड्रॉ कर जाएं वो तो नहीं हो और सकता ना, हिजब मतलब जो इलाके वो उन्होंने कब्जा कर लिए हैं वो क्यों विड्रॉ कराएंगे? इतनी बड़ी इसलिए कीमत तो स्टेटस को तो हो सकता है, विड्रॉ नहीं हो सकता। सर, इसलिए कि वो एक सॉवरेन स्टेट है। लेबनान की सॉवरेनिटी जरूरी है। ये एक नया कैंसर बन जाएगा इस्लामिक वर्ल्ड में। हिजबुल्लाह को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब ये बातें करते हैं हिजबुल्लाह और इसराइल का सरेंडर, वो सीज फायर हो गया। भाई हिजबुल्लाह उस वक्त तक सीज फायर नहीं करेगा जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे। अब ये, लेकिन मैं इन सारी बातों के बावजूद ये समझता हूं कि ईरान को इन 60 डेज के एक एक पॉइंट को रिजॉल्व करना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए। और लबनान के ऊपर भी 60 दिनों नहीं, में अगर बात हम तय। हिजबुल्लाह और इजराइल को लड़ने दें, क्या फर्क पड़ता है? सर ईरान का स्ट्रेटेजिक एसेट है ना साउथ नहीं, पर में। ईरान करता रहे मदद जो करनी है, वो लड़ते रहे इसराइल और हिजबुल्लाह। तो फिर तो इसराइल की फौकियत ही होगी सर, हिजबुल्लाह मुकाबला नहीं कर सकता इसराइल का। नहीं, पर देखिए मेरी बात सुने। क्या इट इज नॉट टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिका कि वो आपको इसराइल से इलाके भी लेके दे, वो इसराइल से सारा कुछ आपको लेके दे? इज नॉट इट दिस टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिका इन ईरान अमेरिका पीस डील? सर बट इट इज नाउ बिन मेंशन्ड एज पॉइंट नंबर वन ना, बिल्कुल लबनान का मेंशन हम। है, और अमेरिकन ने उसके लिए अपनी एक पब्लिक पोजीशन आपको दिखाई भी है कि जी हम उसके लिए खड़े हैं, सीज फायर करा रहे हैं। पर उसके लिए सारा प्रोसेस सैबोटाज करा देना भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, इसीलिए मैं फरमा रहा इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप सही फरमा रहे हैं कि 60 दिन तक के प्रोसेस के अंदर बार बार आप नया हुर्मुज को बंद नहीं खोलना चाहिए। 60 डेज तक इस जो कमिटमेंट की है ईरान ने, उसको फॉलो करे, इसराइल को रिस्ट्रेन करे, लेकिन अगर ओकेजनल वाक़या हो तो उससे पूरे प्रोसेस को ना खत्म नहीं, करे। फर्ज कर लें ईरान इसराइल के साथ लड़ना चाहता है तो लड़े, अमेरिका को उससे क्या प्रॉब्लम है? मारे मिसाइल इसराइल पे, क्यों नहीं मार रहा? मतलब आप मेरी तो बात फिर समझो, अमेरिका को तो कह रहा है कि इसराइल से को बम बंद कराओ। अगर वो हिजबुल्लाह का साथ देना चाहते हैं तो वो आज इसराइल पर अटैक कर दें। ना अमेरिकन बेसिस को अटैक करें, ना जीसीसी को अटैक करें, ना किसी चीज को अटैक करें। डायरेक्ट इसराइल पे जितना मर्जी मिसाइल मारें दुनिया, बल्कि सारी मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ खड़ी होगी। हाँ मतलब जी। कतर कुवैत को ना मारे, इसराइल तल अवीव पे मारे, क्यों नहीं मारते? नहीं, वो फिर अमेरिका टॉक से हट जाएगा सर, ये बहुत बड़ा नहीं, मसला है। मतलब अमेरिका के साथ टॉक्स वो कहेंगे जी अगर आप ये सीज फायर नहीं कराना चाहते तो ईरान इसराइल आपस में लड़ लें, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लड़ लें। सर वॉर के साथ फिर टॉक्स नहीं ना हो सकती, सीज फायर तो सारे फ्रंट्स पे। जब सर आप अमन की बात करते हैं ना, उस वक्त एक मुल्क स्टेट ऑफ वॉर में नहीं हो सकता सर, यानी कि ईरान। नहीं, देखिए वो अमेरिका के साथ अपना पीस एग्रीमेंट करे, यूरेनियम सैंक्शंस डिसाइड करे, यूरेनियम डिसाइड करे, न्यूक्लियर डिसाइड करे, और इसराइल के साथ अपना हिसाब बराबर कर ले। नहीं सर, वो फिर जंग हो जाएगी ना, ये अमेरिका को भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसराइल लेबनान से विड्रॉ करे। विड्रॉ तो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है सीज फायर कर ले ड्यूरिंग दी 60 डेज। स्टेटस को के साथ दरिया तक अपना रकबा अपने कब्जे में रख के सीज फायर कर ले, तो अब ये मानने का, ये ईरान दरिया मान। दरिया से भी सर थोड़ा सा आगे चले गए जी सर। ये ईरान नहीं मानेगा, और ये मैंने मैंने अर्ज किया कि ना न्यूक्लियर, ना सैंक्शंस, ना वो अफसूदा यूरेनियम,
ना अपनाए हॉर्मोज, क्योंकि वो खुल जाती है। हम्म। मसला लबनान में बढ़ेगा। लबनान को यूज करके इसराइल इन टॉक्स को बिस्कटल कर सकता है। इसलिए लबनान का हल निकालना पड़ेगा। लबनान सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर देखिए ना, लेबनान की हुकूमत भी ईरान के साथ नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब ये ईरान का एक व्यू पॉइंट है ना कि उधर सीज फायर होना चाहिए। नहीं नहीं, पर आप देखें जो लेबनान की हुकूमत है वो ईरानियन मौकफ के हक में नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन वो अपना लैंड भी तो नहीं देना चाहती है ना इसराइल को। वो अलग बात है, वो ऑक्यूपाई। वो वो इसराइल के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो बजरिया ईरान नहीं करना चाहते। लेकिन अब इस पीस एग्रीमेंट में या तो ये बात ना मानी जाती। इस पीस एग्रीमेंट में लबनान उसका एक हिस्सा बन चुका है, और ये ईरान की शर्त थी मेरा ख्याल है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि ये जो अरबों के और ईरान में अमेरिका के फाइनल एग्रीमेंट के बाद बातचीत होगी या फाइनल एग्रीमेंट से पहले बातचीत हो जाएगी? मेरे ख्याल है बातचीत कुछ तो हो रही है, लेकिन वो इमरजेंट नेचर की हो रही है, जंग की नेचर की हो रही है। इसहाक डार साहब गए हैं क्वाड की, मेरे ख्याल है कायरो में हम्म। मीटिंग्स के लिए। हम्म। अ, जो दुख की बात यह है इस सारे के अंदर, क्वाड के अंदर, कि क्वाड गाजा पे नहीं बोल रहा है तो पेरिफेरली बोल रहा है। और दूसरा, क्वाड की अभी तक इमेजिनेशन के अंदर ईरान को शामिल करना समझ में नहीं आ रहा। अब जब ईरान शामिल नहीं होगा और ईरान एक नई स्टेट बन के उभरेगा और वो क्वाड में अगर शामिल नहीं होता, तो फिर कई लोग ये कहेंगे कि जी क्वाड का मकसद ईरान को भी रिस्ट्रेन करना है। क्वाड एक्चुअली ईरान को शामिल करके हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड को इसराइल के खिलाफ फायरवॉल होना चाहिए। क्वाड को आपस में फायरवॉलिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी तो देखें जी, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये अपना एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बना रहे हैं। अभी इसमें ना ईरान है, ना कतर है, ना जीसीसी के बाकी कंट्रीज हैं, ना और इस्लामिक कंट्रीज हैं, ना इंडोनेशिया है, ना मलेशिया है। ऐसे तो बहुत सारे कंट्रीज कहेंगे ना, इंडोनेशिया कहेगा मैं सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क हूँ, मेरी सबसे बड़ी फौज है, मुझे भी साथ बिठा लें। कतर कहेगा मुझे भी बिठा लें। अभी तो देखें, ये चार मुल्क हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे चलने की कोई राह निकाल रहे हैं। इनमें तुर्की है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है और सऊदी अरब है। दो मुल्कों ने इकट्ठे चलने की राह निकाल ली हुई है, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने। बाकी दो के साथ रास्ता बन रहा है। अब इसमें ईरान को घुसेलें, फिर ईरान का मसला पैदा हो जाए, फिर वो कतर को कहे, कतर के मुझे भी रख लें, फिर यूएई के, ये सारा इत्तेहाद है तो मेरे खिलाफ, आप मेरे खिलाफ बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल में भी इन चार को ही अपने अंदर कोई सिस्टम को फॉर्मुलेट करना चाहिए, बजाय इसके कि पांचवा अंदर डाल लें। चलिए फिर इसको इस तरह भी मोल्ड कर लेते हैं कि इन चार की जो डिक्लेरेशन हो, उसमें ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और ईरान की सॉवरेंटी को प्रोक्लेम कर दें, तो ये दरमियाना रास्ता निकल सकता है। मैं आइडियलिज्म में सोचता हूँ कि ईरान अगर शामिल हो जाए, तो आपकी बात सही है, फिर कतर शामिल होने को कहेगा हम्म। और फिर यूएई फील करेगा, और यूएई को कभी सऊदी अरेबिया इसमें शामिल नहीं करेगा। नहीं, और दूसरी बात यह है कि टेक्निकल बात यह है कि जो ये चार मुल्क हैं, ये तो आपस में कोई इत्तेहाद बनाएं तो ईरान के लिए तो इनका स्टांस थे कि ना जी, ये सारे पीस प्रोसेस को इन चारों ने ही लीड किया है। ये चार इकट्ठे हुए, इन्होंने इसको लीड किया। पाकिस्तान को इनकी स्ट्रेंथ मिली तो पाकिस्तान आगे चला। पहली स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान को इन तीन ने दी ना, कि तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब ने। बाकी स्ट्रेंथ तो बाद में आई। अब दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम्म। अब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उस लिहाज से ईरान में पीस में ये तीनों साथ हैं। हाँ। और अगरचे डायरेक्ट मीडिएशन में नहीं थे, हम्म। लेकिन वैसे बिल्कुल इनकी स्ट्रेंथ थी, चीन की स्ट्रेंथ थी पीछे। हम्म। ये स्ट्रेंथ बहुत जरूरी थी। बहुत और जरूरी थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये अपने आगे मुस्तकबिल में कोशिश करें कि ये ईरान को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ताकि ईरान एक अलहदा पॉलिसी, तमाम जो फसाद की जड़ थी वो ईरान की एक जीसीसी के खिलाफ, क्योंकि बेसिस हैं, पॉलिसी थी, और उसको एक्सप्लॉइट किया गया। तो अब मैं आइंदा जंग में नहीं चाहता कि इस जंग में यही सब कुछ हो, और कोई भी इस्लामी वर्ल्ड में नहीं चाहता। एक ये ईरान का देख लें स्ट्रक्चर्स में,
और एक गाजा के लिए जरूर प्रोक्लेम करें। देखें, आपके इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म की वसातत से हम लोगों ने पाकिस्तान के गरीबों का बहुत जिक्र किया था, और बहुत खुशखबरी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ गवर्नमेंट को। मैं सड़क पे गया, हम बुराई तो कर देते हैं ना, मैं सड़क पे गया, फ्यूल पंप है मेरे घर के पास, लोगों से मिला, वैसे ही मिलते हैं मैंने कहा आपका ख्याल था? कहते हैं जी हमें तो 7 रुपए का भी ख्याल नहीं था कि कम होगी कीमत। हम्म, 70 रुपए कीमत करना एक सब्सटेंशियल कमी है। हम्म। ठीक है, वो गल्फ की वजह से है, ठीक है पहले ज्यादा थी, लेकिन हुकूमत के बारे में जो परसेप्शन थी कि वो नहीं करेगी और वो रिस्पॉन्ड नहीं करती पब्लिक को, वो टूट गई है। इस इकदाम को बहुत सराहा गया है। इसी तरह हम इंटेलेक्चुअली एक बात डिबेट कर रहे हैं इस वक्त कि ये जो क्वाड है, ये गाजा का भी जिक्र करे, इंटेलेक्चुअली फ्रेम कर रहे हैं, और ये ईरान को भी शामिल करे। ईरान का मसला अगर हल हो जाए तो इसराइल के खिलाफ इफेक्टिव पॉलिसी बन सकती है। हम इस ख्वाब की तकमील चाहते हैं। आपकी बात सही है, रियलिस्टिकली अभी इसमें बड़े पिटफॉल्स हैं, और सबसे बड़ा पिटफॉल अमेरिका की रजामंदी होगा, क्योंकि इन चार ममालिक के अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्वाड भी है और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अमेरिका के खिलाफ जाके नहीं कुछ हो सकता, लेकिन अमेरिका से बात करके ईरान को स्टेबलाइज करना एक एक हॉट पॉइंट है इस वक्त ईरान। वहां उसको फर्दर एनहांस करना कि वो पीस रहे, इसलिए एक ख्वाब है। इस ख्वाब की मेरे क्या ख्याल में तकमील होती है? इमरान साहब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। इफ इट्स टेकिंग टू फार, अभी तो इन चारों को आपस में कोई स्ट्रेटेजिक डिफेंस इकोनॉमिक ताउन का कोई आपस में एग्रीमेंट बनाना चाहिए। एक जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब का बना है कि ये चारों आपस में कोई एक एग्रीमेंट पर चार साइन कर लें। जब ये चार आपस में किसी इकोनॉमिक ताउन पे साइन कर लेंगे, अब कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, डिफेंस की कॉपरेशन पे तय कर लेंगे, कुछ चीजें ये चार तय कर लेंगे, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। आप इतना कुछ आगे ले जाते हैं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मेरा मतलब है कि आप मेरी बात समझे ना। मेरे ख्याल में अभी तो सिर्फ ये चार आपस में कोई बेसिक एग्रीमेंट कर लें तो वो बहुत बड़ी फतह होगी। उसको देख लें अगर कुछ हो जाए। अल्लाह करे अब हो जाए, बातों से आगे निकल जाए। अभी तो देखें आपकी ना बात अब माने अभी लेते तो हैं। देखें फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। इन चारों के हेड ऑफ द स्टेट्स अभी इकट्ठे नहीं मिले हैं। आप बात समझें। अभी ये सारा ताउन फॉरेन मिनिस्टर्स की हद तक महदूद है। और ये पहले ईरान पर अपना एलामिया जारी कर देते थे, कुछ यूं कर देते थे। अभी ये आपस में ताउन पर तो इन्होंने बात ही नहीं की है। नहीं, बात की होगी लेकिन अभी डिक्लेरेशंस में नहीं आया, सिर्फ अभी हाँ, अलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी के ऊपर देखिए है। ना, सही बात है, सही मसला बात। तो वो होगा जिस दिन मोहम्मद बिन सलमान, सिसी, तैयब उर्दुगान और शहबाज शरीफ इकट्ठे कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे होंगे, दुनिया तो उस दिन हिल जाएगी कि ये पहली दफा चार इस्लामी मुल्क आपस में कोई चीज साइन कर रहे हैं, कभी साइन नहीं हुई। वो दिन बड़ा दिन हो सकता है। जी, वो दिन बड़ा दिन हो सकता है। उस दिन प्राइम मिनिस्टर को ऊंची हील के जूते भी हमें देने पड़ेंगे, हम्म, ताकि वो उन तीनों के हाइट्स का मुकाबला कर लें। लंबे चौड़े अर्तुगान साहब तो जिन है। तो हम्म। मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप पिक्चर तक पहुंच गए हैं ना, तो अब क्या हाँ। करूं, पिक्चर नहीं नहीं, इमेजिन कर रहा हूं मैं। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार जो ये इजिप्ट में इकट्ठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ईरान से रिलीव्ड होंगे, स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही यस, होगी। यस, इनके पास अब आगे बात करने का एजेंडा मौजूद होगा। अभी तक तो ये ईरान पर ही इकट्ठे बैठे होते थे। यू राइट सर, ठीक यू है। राइट। अब ये ईरान के अलावा भी सोचेंगे, क्योंकि ईरान तो टीम में पहुंची हुई है। हाँ। पाकिस्तान की एक टीम उधर है, हम्म, दूसरे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ है। हम्म। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सर, ये बरतानिया का वजीर आजम सुना है पीर को इस्तीफा दे रहा है, ये क्या कहानी है? सर अनपॉपुलर हो गए हैं, हाँ, पर्सनैलिटी डिसाइसिव नहीं है। स्टार्ट हाँ, हुआ था जब से ट्रंप ने डाउन प्ले करना शुरू किया ईयू को और इंग्लैंड को, और हाँ, कहा 5% अपना डिफेंस बढ़ाओ। हाँ, एक किस्म का ना, कोई स्ट्रांग पॉलिसी नहीं सामने आई बीच में। देखिए, आपको एक तरफ या दूसरी तरफ होना पड़ता है। हाँ, बीच में यूएस के खिलाफ भी बातें की, लेकिन यूएस के साथ भी बातें की। फिर उसके बाद आप नाए हुर्मुज को खुलवाने पे कॉन्फ्रेंसें की, इररेलेवेंट थी वो तो, डिसाइड ही वहां
फील्ड के ऊपर होना था। और दूसरा और तीसरा ये कि इनके दो दो जो प्रोस्पेक्टिव लीडर्स हैं वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं। एक ने रिजाइन कर दिया। तो अब ये पार्टी के अंदर आया, और एक तो आपको पता ही है, पीटर मेंडलसन को इन्होंने एनवॉय मुकर्रर किया था, एम्बेसडर बनाया हुआ था, और वो एप्स्टाइन फाइल्स के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो उस पे भी उन्होंने कहा तुम यार कोई एक्शन लो, इसके ऊपर कोई बात करो, वो भी नहीं की। तो ये सारी चीजों ने मिला के ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये जो एमपीज होते हैं इनका बड़ा फिर रोल आ जाता। अब 100 एमपीज अपेरेंटली इनके खिलाफ हो गए। 100 बड़ा फिगर है हाउस ऑफ कॉमन्स में। नहीं तो आपको लगता है कि स्टामर की छुट्टी होने का वक्त आ गया है? पीछे भी शोर मचा था लेकिन वो बच गए थे, वो कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं म- दूं। इस बार मेरा बच ख्याल है जाए? इस्तीफा भी बच जाएंगे सर। इस दफा भी बच जाएंगे? बस बस ये आखिरी दफा होगी। वो होता है ना सर, आखिरी जोर लगाते हैं। हैं? इंस्टेबिलिटी इस वक्त इंग्लैंड शायद बर्दाश्त ना करे, यूके बर्दाश्त ना करना चाहता हो, जब इतना बड़ा दूसरी तरफ दुनिया में हो रहा है। शायद रोक लें। ट्रम्प साहब तो नहीं कोई उनके हक में बात करेंगे, हैं? लेकिन ये है कि शायद वो अपनी स्ट्रेंथ पे रोक लें। लेकिन चैलेंज अब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। 100 एमपीज, ये देखिए इसी तरह है, वजीर आजम शहबाज शरीफ के चलें कम है यहाँ टोटल स्ट्रेंथ, 70 एमपीज खिलाफ हो जाएं, 60 खिलाफ हो जाएं, तो फिर या तो वजीर आजम साहब डाले वाले भेजेंगे या इस्तीफा दे देंगे। मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ। नहीं, पर अब मेरी बात सुने, हमने पिछली दौर में भी ये देखा था कि वो दूसरी पार्टी थी, वो भी ऐसे ही वजीर आजम बदल रही थी क्योंकि एमपीज रिवॉल्ट कर देते हैं। तो ब्रिटिश का जो सिस्टम है उसमें तो अब एक प्राइम मिनिस्टर के कंटिन्यू करने का रास्ता ही खत्म हो गया। ये पार्टी जीती है, इसमें भी बगावत हो गई। पिछली पार्टी क्या नाम था, उसमें भी बगावत हो गई थी। जी, वो कंजर्वेटिव और लेबर दोनों पार्टी से बगावत हो रही है असल में। जब से ये लोग ईयू से अलहदा हुए हैं, वो जो इन्होंने अपना एक अलहदगी पसंदी को किया है, उस वक्त से इनकी इकोनॉमिक, वो एक ईयू के स्ट्रक्चर के अंदर थे। अब इनकी जो ओवरऑल पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी में भी ये अब एक वीकन वीकन दिखाई दिए हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी भी रिलेट नहीं कर पा रहे ईयू के साथ। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा स्टेप था जिसके बाद मजीद इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई है दोनों पार्टीज में। और दूसरा, दोनों पार्टीज के अब जो एजेंडाज हैं वो भी क्लियर कट और फोकस नहीं है। जब वो एक पार्टी आती है तो वो दूसरी भी अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो जो स्ट्रांग लीडर्स थे मार्गरेट थैचर के वक्त के, टोनी ब्लेयर के वक्त के, वो बात नहीं रही। नहीं तो फिर आपको नहीं लगता कि यूके का पॉलिटिकल सिस्टम का डाउनफॉल है? ये तो जिस तरह यूके की इकोनॉमी नीचे जा रही है, ये दो चार प्राइम मिनिस्टर और उड़े तो यूके तो बिल्कुल डिग जाएगा। आई टोटली एग्री विद यू। एक केओस है स्ट्रीट्स के ऊपर। जो लोग अब इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड बहुत पुरफजा मकाम है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहते हैं कि एक अंडरलाइंग इकोनॉमिक डाउनटर्न एक इंग्लैंड में फील हो रहा है, एक कनाडा में फील हो रहा है, यानी कि जो सड़क के ऊपर फील हो रहा है। तो इसलिए ये बात आपकी सही है कि इनको अपनी स्टेबिलिटी का ख्याल करना चाहिए। आपके लिए एक लम्हा फिक्री हम दोनों के लिए, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये अब डिक्टेटर्स आ जाएं और स्ट्रांग लोग आ जाएं तो सक्सीड कर रही है। वरना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्योंकि एमपीज जो हैं उन वो इंस्टेबिलिटी का फैक्टर होते हैं। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपके प्लेटफॉर्म से कभी सर, प्लेटफॉर्म नहीं कहना जी, हम दोनों के इंटेलेक्चुअल इंटरप्ले के साथ और आपके, ये सोचना हमें भी पड़ेगा। हमारे मुल्क में एक एडिशनल प्रॉब्लम है कि जो एमपीज हैं, जो एमएनए हैं जिसको हम यहाँ कहते हैं, वो इतना ज्यादा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। शहबाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है, और हाइब्रिड सिस्टम की वजह से रोका हुआ है। वरना एसी, डीसी, कमिश्नर, एवरी बॉडी, उसकी जो एक फेयर पॉलिसी होती है उसमें एमपी जो है वो, और एमपी के बाकी जो राइट लेफ्ट पे लोग होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक को रिलीफ नहीं मिलती। और उसका दूसरा हिस्सा ये है कि उनको रिलीफ देते देते, उनके गलत काम करते करते, सबसे करप्ट सिविल सर्वेंट्स हमारे हैं। अगर एफबीआर ने किसी को पकड़ना हो या आपने नैब ने किसी को पकड़ना हो, यार आप सिर्फ जीओआर लाहौर का मुहासरा कर लें,
सारे क्रिमिनल्स आपको जीओआर के अंदर ही मिलेंगे। आजकल ना ऑफिसर्स जो है ना, जो उनके खिलाफ बातें करें ना, उनके खिलाफ पीका के तहत केस कर रहे हैं। साढ़े तो भी करते ना उन्होंने। ਉਹ हाँ। ਸਰ ਕਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਗ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। चलो ठीक। ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਸੋं ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ अच्छा। ਤੇ ਉਹ नहीं ठीक सर। हाँ, हो नहीं ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया इमरान साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। as always sir, thank you very much sir।